क्या दिया हुआ है देखो, हमें कंबशन ऑफ इथेन दिया है, कंबशन ऑफ प्रोपेन दिया है, ग्रेफाइट का हमें एटमाइजेशन दिया हुआ है, एच की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन। पहले जो कंबशन की रिएक्शन है उसको लिख के क्या हम इथेन और प्रोपेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना भाई। मेरे पास इथेन का हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन ये होगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है कंबशन की, इथेन की माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं -372 इक्वल टू 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 -94 प्लस 3 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 -7/2 इंटू 0। तो इससे हम मिल जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 दैट वुड बी, वो इधर चला गया तो 94 इंटू 2 -2 इंटू 94 -3 इंटू 68 प्लस 372। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लोगे वैल्यू। फिर प्रोपेन का कंबशन C3H8 प्लस ऑक्सीजन
CO2 वाटर 5 O2 है ना, ठीक है। ये डेटा आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच कंबशन दिया हुआ है -530, तो -530 इक्वल टू 3 इंटू -94 प्लस 4 इंटू, हाँ नहीं, कंबशन तो ये है, पर कंबशन की रिएक्शन किसके टर्म में लिखें, इसके डेल्टा एच को, हाँ ये यहां मैं दिस रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन, जो कि हमको दिया हुआ है, पर हम लिख तो इसे इसके टर्म में रहे ना, फॉर्मेशन के। अगर मुझे सब चीजों के कंबशन मालूम होते और मुझे डेल्टा एच रिएक्शन लिखना होता, तब मैं लिखता रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हाँ क्या चीज, सर मतलब वो 2 इंटू -94 ये वाला ठीक है, हाँ वो हम लोग को -6 उसका हीट ऑफ कंबशन का दिया है। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये कंबशन है, और यही हमारी क्या है, यहां पे डेल्टा एच रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये तो कंबशन, हाँ तो एक रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, फॉर्मेशन माइनस प्रोडक्ट। मैं ये यूज कर रहा हूं कि एक मुझे कंबशन दिया है C2H6 का, यानी वो रिएक्शन भी हो गई, और एक रिएक्शन के डेल्टा एच को मैं कह सकता हूं फॉर्मेशंस। जैसे अगर मैं इसे कंबशन टर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू इसका कंबशन प्लस 7/2 इंटू O2 का तो कंबशन 0 होता है, इसका भी कुछ कंबशन नहीं होता, इसका भी नहीं होता, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू 1 इंटू इसका कंबशन। अगर कोई सोचे कि मैं कंबशन टर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू 1 इंटू इसका कंबशन प्लस 7/2 इंटू O2 का कंबशन 0, 2 इंटू CO2 का कंबशन 0, 3 इंटू वाटर कंबशन 0, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू इसका कंबशन। तो इसको मैंने इससे डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C2H6 निकाल लिया, और इधर से मैं क्या निकालूंगा, 4 इंटू -68 माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C3H8 -5 इंटू 0। इतनी बात समझ में आई, इससे मुझे मिल गया डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C3H8 which is 3 into -94 minus 4 into 68 plus 530, है ना, ये एक वैल्यू आ गई, मिल जाएगी। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन का मतलब क्या हुआ, कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब वही सॉलिड, जी से गैस मत समझना, ये ग्रेफाइट से कहेगा CS लिख देते हैं, पर वहां पे एक तो देगा पूरा लिख दो, क्योंकि जी से गैसेस लगता है, एस में डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही आते हैं, पर हमें लिखे कि कार्बन सॉलिड लिखा है या कार्बन ग्रेफाइट पूरा लिख दो। तो ये प्लस फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, 1 मोल बनना, ये गैसियस है फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट, तो ये 2 और ये इस रिएक्शन की डेल्टा एच मुझे मालूम है, ये वाली वैल्यू कितनी आती है, सॉल्व करें, माइनस ये भी एक बार सॉल्व कर लो, तो इसका डेल्टा एच रिएक्शन दिया हुआ है, जो कि फॉर्मेशन निकाला, दिया नहीं है निकाला है हमने, -28। एक रिएक्शन के डेल्टा एच को हम बॉन्ड एनर्जी के टर्म में कह सकते हैं, भाई H2 का
बॉन्ड एनर्जी मतलब H2 को H गैसेस बनाना, वो बॉन्ड एनर्जी होता है। कार्बन का एटोमाइजेशन इज आल्सो, कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन गैस में कन्वर्ट करना इज आल्सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अच्छा, C2H6 ऐसा स्ट्रक्चर होता है, C2H6 ये है। मान लेते हैं कि CH के बॉन्ड एंथैल्पी X है और CC की Y है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू इसका एटोमाइजेशन कितना दिया ग्रेफाइट का 1 प्लस 3 इंटू H2 से 2H बनाना होता है, ये उसकी बॉन्ड एनर्जी आती है। तो 3 इंटू 104 माइनस सीसी का एक्स है सपोज, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसी एक्स मान लो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH वाई मान लो, तो जाएगा माइनस एक्स माइनस 6y इक्वल टू 20 माइनस 28। एक इक्वेशन ये हो गई। और एक प्रोपेन का ये क्या आया, -24। तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, C ग्रेफाइट 3 प्लस 4 C3H8। C3H8 का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा -24 इक्वल टू इसका डेल्टा फॉर्मेशन H फॉर्मेशन ये इतना आता है 3 इंटू 172 4 इंटू 104 माइनस सीसी का कितना माना हमने X, तो यहां एक मोल में सीसी कितने 2 और CH कितने 8। 2 से इक्वेशन ये हो गई। सॉल्व फॉर X एंड Y। आया बात समझ में? कंबशन रिएक्शन का दिया था, तो वो रिएक्शन ही क्या है, कंबशन है, इसलिए वो रिएक्शन का डेल्टा एच मिल गया। और एक रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, फॉर्मेशंस माइनस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। कहां पे, हाँ ये 2, इधर 2 ये 2 समझ में बात, ये 91 या 92 में आया हुआ है। उससे तो ऐसे क्वेश्चन आते ही थे कि एक पहले एक चीज निकालो, फिर क्वेश्चन सब्जेक्ट ही आते थे, तो पेपर आसान होता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि 0-1 होता है, सब कुछ करने का भी गलत होता है, गलत। इसमें कम ये तो है कि आप मतलब इसलिए रटने वाला एस्पेक्ट ज्यादा हो जाता है कि आना चाहिए, इतना मैथ का गलत ना हो जाए। हम लोग ये टेंशन लेते थे कि कितने की बात गलत, बहुत ग्रॉस गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ भी किया हुआ है तो नंबर नहीं मिलेगा, बट इसका चिंता नहीं होता, आंसर थोड़ा सा तो स्टेप का नंबर तो मिलेंगे। ये तो समझ में आएगा कि आता है, ये तो दिखा सकते हो। ऑब्जेक्टिव में तो ये दिखाने का भी कोई स्कोप नहीं है ना कि आपको आता है या नहीं आता है। एक ने तुक्का मारा सही हो गया तो भी सही है, और एक ने बहुत मेहनत करके किया गलत हो गया तो भी गलत है। अब नहीं होता, अब क्या मैनुअली चेक हो जाए, ये पूरी मेहनत ही तो इसलिए की गई कि मैनुअली चेक पहले तो ये तो पूरी मेहनत ही इसलिए की गई है कि मैनुअल मेहनत ना करनी पड़े। चाहते तो है ही एग्जाम देना सब्जेक्टिव, लेकिन वहां पे हिम्मत टूट जाती कि चेक नहीं करेंगे, चेक करने वाले नहीं मिलते। उसके बाद RTI है, बहुत सी चीजें भी आ गई, लोग अपनी कॉपी खुलवा के बोला यहाँ पे नंबर मिलना चाहिए, वहां नंबर मिलना चाहिए, तो ह्यूमन एरर तो फिर हो ही सकता है ना, ये अलग है। ये हो गया।
ये अलग कर। ये मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन कराया है, जब रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा था तो बताया बात, उस समय एज अ थ्योरी में समझाया था ये वाली बात। ये दोनों डेटा एक्सपेरिमेंटल है। रेजोनेंस एनर्जी दो वे में जनरली निकाली जाती है। एक तो किसी कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन पर मोल एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल, तो वो आ जाएगा। या अगर एल्कीन और की बात हो रही है, ये तो हो गया इन जनरल, कोई हो सकता है कंपाउंड एल्कीन ना कोई और भी हो, पर एल्कीन और के केसेस में एक और तरीका होता है डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन एक्सपेरिमेंटल, इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल। कि मैं समझाया था कि हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और हमने ये बात बताया कि जो हाइड्रोजिनेशन होता है वो जितना एल्कीन अनस्टेबल होगा उतना हीट ज्यादा लिबरेट होगा। तो जैसे मान लो कि एक कंपाउंड में आपने रेजोनेंस कंसीडर नहीं किया और उसका हाइड्रोजिनेशन आया -100, तो रेजोनेंस कंसीडर करने से तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो अब हीट लिबरेट आपकी -100 से कम होगी एक्चुअल, लेट्स से -80। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो गई, डिफरेंस, बट इट शुड कम विद माइनस साइन। माइनस इज एन इंडिकेशन कि बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस कंपाउंड से एक्स्ट्रा हीट लिबरेट होती है, क्योंकि कंपाउंड इज गेटिंग एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड। तो वो कब आएगा, जब -100 -80 करोगे तब -20 आएगा। तो डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल। बट फॉर्मेशन में क्या होगा, एक कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म किया तो सपोज हीट लिबरेट हुआ बिना कंसिडरेशन ऑफ रेजोनेंस -100, पर अगर रेजोनेंस कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, 1 मोल बनने में हीट और ज्यादा लिबरेट होगा क्योंकि कंपाउंड स्टेबलाइज हुआ। लेट्स से -130 लिबरेट हुआ, 130, तो वहां -130 आएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, 30 एक्स्ट्रा है पर इट शुड कम विद नेगेटिव साइन, तो -130 माइनस -100। तो हियर इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजिनेशन कभी कर रहे हो तो थ्योरेटिकल माइनस। तो यहां पे अब सोचो, अब देखो यहां पे पहला वाला क्वेश्चन देखो, मुझे निकालना है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ये डेटा बता रहा है, पहला डेटा बता रहा है कि मेरे पास अगर C2H4 है, इसको हाइड्रोजिनेशन करने में इससे C2H6 बन जाएगा। द डेल्टा एच इज -32.7 किलो कैलोरी। और बेंजीन को हाइड्रोजिनेट करने में, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, वो अलग बात है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, पर अगर रेजोनेंस कंसीडर ना करें तो 3 डबल बॉन्ड, तो ये, लेकिन ये डेटा एक्सपेरिमेंटल है, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, इसका डेल्टा एच दिया हुआ है अब एक चीज सोचो,
रेजोनेंस है, इसका 1 मोल हाइड्रोजनेट हुआ एक्सपेरिमेंट, तो डेल्टा रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन थ्योरेटिकल माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंट कितना दिया है? हाँ C6H12 लिख के तो हेक्सेन भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकता है बिल्कुल, C2H4 की जगह। नहीं सॉरी, बेंजीन क्यों ये दिया 3 मोल दिया ना, सी से एच हेक्सेन कैसे लिख सकता है? हेक्सेन नहीं, हेक्सेन का फॉर्मूला ऐसा होगा C6H6 C6H12 सब प्रोडक्ट ही और C6H12 हेक्सीन। अरे बेंजीन को करो तो हेक्सीन कैसे बन जाएगा? बेंजीन को तो साइक्लिक ही रहेगा ना, है ना? लिख सकता है हेक्सीन, लेकिन हेक्सीन कैसे उसका तो साइक्लोहेक्सीन ही बनेगा ना। तुमने किया कंपाउंड ये तो ऐसे ही बनेगा हाइड्रोजन। तो ये आपका हो गया, ये आपका कितना होगा बताओ? ये कैसे सोचेंगे इस वाली बात को? इसको ऐसे सोचेंगे कि भाई ये जो डेटा है इस कंपाउंड में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यानी अगर 1 मोल डबल बॉन्ड को मैं इथीन के सैचुरेट करता हूं, हाइड्रोजिनेट करता हूं, तो इतना हीट लिबरेट होता है। ये यहां पे एक्सपेरिमेंटल है, पर इसको अगर मैं एज थ्योरी मान लू तो 1 मोल डबल बॉन्ड को सैचुरेट करने में इतना हीट लिबरेट होता है। तो यहां पे 3 मोल डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए था? 3 into, बट बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस एंड ऑल दोस थिंग्स एक्चुअली वो हुआ नहीं, पर थ्योरेटिकल क्या हो गया? 3 into, दैट्स द आंसर, जो भी आएगा सॉल्व करके। कितना हो गया? 8 हो गया। ये ऐसा 48.9 है क्या? है ना? 48.9 है, माइनस 48.9। ये अलग है। तो वो फॉर्मेशन का लिए यहाँ फॉर्मेशन वाली चीज यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेशन एक एक्सपेरिमेंटल दिया ही है। एक तो ये डेटा तो क्या हो गया, और इन डेटा से कोशिश करोगे थ्योरेटिकल निकालने का। वो वाला एक्सपेरिमेंटल हाँ डेल्टा एच ऑफ, ये तो सीधा दे दिया, एक्सपेरिमेंटली दिया, और ये बॉन्ड एनर्जी जो दी है। तो सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 की रिएक्शन लिखो, 1 मोल बनना फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड स्टेट।
देखो पहले क्या रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटा तो आपको सीधा ही दिया है ना, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल है। N2O एक्सपेरिमेंटल इन द टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, हाइड्रोजन में थ्योरेटिकल माइनस। ऐसा था कि जैसे आप ऐसे सोचो कि N2O को थ्योरेटिकली फॉर्म होने में लगा, सपोज हीट लिबरेट हुआ -100, माइनस लिबरेशन बता रहे हैं, पर बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस अगर है तो क्या कंपाउंड और स्टेबलाइज होगा, यानी जब बनेगा तो हीट और ज्यादा लिबरेट होगा, लिबरेट ज्यादा होगा तभी तो स्टेबल ज्यादा होगा, कम एनर्जी हो जाएगी उसकी। तो मान लो एक्सपेरिमेंट लिबरेट हुआ -130, तो रेजोनेंस एनर्जी का हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, -130 माइनस -100 -30। तो यहां पे फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन होता है एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल। तो एक्सपेरिमेंट तो मालूम है, हाइड्रोजिनेशन में उल्टा है। हाइड्रोजिनेशन एल्कीन नहीं, एल्कीन का भी अगर फॉर्मेशन करो तो वही लगाओगे एल्केन नहीं। देखो दो तरीके से जनरली, ये तो जो हुआ कोई भी कंपाउंड हो लेट से, तो फॉर्मेशन तो किसी भी कंपाउंड का हो सकता है। तो फॉर्मेशन के टर्म में बात करो तो रेजोनेंस एनर्जी इज एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल। पर जैसे एल्कीन्स है उनका फॉर्मेशन के टर्म में भी बात हो सकती है, तो वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे। पर जब उनकी हाइड्रोजिनेशन की बात होगी तो इट विल बी इन द टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल। तो ऐसे यहां पे क्या हुआ, कहीं बताया था कि क्योंकि जो हाइड्रोजिनेशन है वो अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पर जितना ज्यादा कंपाउंड स्टेबलाइज होता है, स्टेबल एल्कीन होगा, उसकी हाइड्रोजिनेशन कम होगी। तो अगर कंपाउंड बिना रेजोनेंस के है तो सपोज उसकी हीट लिबरेट 100 हुई -100, पर बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस तो हीट और कम लिबरेट होगी, कंपाउंड स्टेबल हो गया, लेट्स से -70 हुई, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी -100 -70, तो यानी दैट इज थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल। अच्छा अब देखो ये कैसे, इसका फॉर्मेशन का रिएक्शन है ये N2O N2 और हाफ O2 है ना। दिस रिएक्शन डिपिक्ट्स डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ N2O। हमें बॉन्ड एनर्जी में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको इनके बॉन्ड्स के फॉर्म में चीजों को लिखो। और N2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है
मतलब N2 एक ऐसा चीज में ज्यादा जो हम जानते हैं कि यूजुअली यूनिक एलिमेंट सेंटर पे होता है, पर N2 इज एन एक्सेप्शन में यूनिक मतलब है तो यूनिक ओ, बट NN होता है। तो यहाँ पे देखो अगर ऐसा बना के हमें बॉन्ड एनर्जी किसकी दी हुई है, N डबल बॉन्ड N की दी हुई है, NO बॉन्ड की दी हुई है, तो ये हो जाएगा इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस होगा, ऐसा वाला स्ट्रक्चर। तो इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच रिएक्शन। इसका जो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन होगा वो थियोरेटिकल होगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट N2, NN ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी क्या दी है 9, प्लस O की दी है 498 पर हाफ है, माइनस इसके एक मोल में NN का एक मोल है, NO का एक मोल है, तो NN का कितना दिया है 418, और ये NO का 607, तो 946 प्लस ये हो जाएगा 249, दे सकते थे। तभी ऐसा होता, पर हमको एन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी नहीं दी हुई है, तो हम इस डेटा को ऑल्दो इसमें जरा सा ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड तो 4 ही है दोनों में, पर माइनस चार्ज एन पे प्लस है ही, पर माइनस चार्ज उस वाले केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो अगर मुझको यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड तो मुझे मालूम ही है, अगर एन सिंगल बॉन्ड वो दिया होता तो मैं फिर वो वाला यूज करता। ठीक है, तो ये हो गया, और ये हो गया 418, कितना है 170। ठीक है, तो ये 170 आ गया मान लेता हूं मैं, तो ये थियोरेटिकल है, 170 माइनस एक्सपेरिमेंट, यहाँ फॉर्मेशन है, एक्सपेरिमेंटल माइनस, यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा डेल्टा एच नॉट ये हो जाएगा, दैट इज 82, तो माइनस 88 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। फिर मैं लिख लो, लिख लो आराम से। ये वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पहले ये देखो, ये जो दिया है
स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट अ सर्टेन टेम्परेचर कैन बी कंप्यूटेड एज, ये वाला फॉर्मूला जो होता है, एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस फॉर टेम्परेचर। हमने पढ़ा एक बात कि एक तो हमने ये वाली चीज पढ़ी है, हमने एक तो किरचॉफ्स इक्वेशन पढ़ी है कि डेल्टा एच नॉट रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एच नॉट रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 इज आपका हो जाता है डेल्टा CP रिएक्शन DT T1 से। अगर डेल्टा CP रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जो हर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की CP आपको मालूम है पर मोल, फिर अगर रिएक्शन A प्लस BB गिव CC प्लस DD है तो हो जाएगा C इंटू मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर ऑफ C प्लस D इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट D एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस A इंटू CP ऑफ A माइनस B इंटू CP ऑफ B। ये हो जाएगा डेल्टा CP रिएक्शन DT। अगर वो डेल्टा CP रिएक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आता है तब तो बाहर आ जाएगा और DT इंटीग्रेशन हो गया T2 माइनस T1 हो जाएगा। अगर वो टेम्परेचर का फंक्शन आता है तो संग में इंटीग्रेट होगा। तो ये दिस इज फॉर ऑल सीजन, बट दिस इज व्हेन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये इसी से आया है और ये तब आया जब ये वाली वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ, वहीं पे डेल्टा यू के लिए डेल्टा CVR हो जाता है। या एक तरीका है डेल्टा H निकाल लो फिर डेल्टा यू से निकाल लो, डेल्टा H डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैसेस RT वाले से, जो भी है। ये तो हुआ किरचॉफ्स। लेकिन एक अगर आपको एंट्रोपी चेंज डिफरेंट टेम्परेचर पे निकालना है तो भी इसी तरह रह होता, लेकिन ये हमने किया भी था। तो यहां पे हो जाएगा डेल्टा, इसमें भी वही है कि अगर एक स्टेप पहले जाएं तो हो जाएगा डेल्टा CP रिएक्शन बाई T DT T1 से। एक्चुअली ये होता है, इसके बाद ये होता है, उसके बाद अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर then it becomes this ln T2 by T1। अदरवाइज हमारा डेल्टा CP रिएक्शन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, डिवाइड करोगे टेम्परेचर से, जो भी आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये तो मालूम ही है, ये तो हमको मालूम ही है एक्सप्रेशन। और ये आपका हो जाता है डेल्टा G नॉट, क्योंकि ये तब है जब अवेन एट एक इक्वेशन आपको ये मालूम है, डेल्टा G रिएक्शन इज डेल्टा G नॉट माइनस RT ln Q। एक ये होता है। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा G इज 0 और Q बिकम्स K। तो ये हो जाता है डेल्टा G नॉट माइनस RT ln K। अगर केवल एक्वस स्पीसीज है तो KC, केवल गैसियस है तो KP, और अगर मिक्सड अप है तो गैसेस के प्रेशर एक्वस के कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं KPC। आज कितना लाइट जा रहा है, KPC। ठीक है, तो ये चीज अब करो। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन अब यहां से आ रहा है। ये मतलब एडवांस में नहीं आया है, किसी बुक से दिया हुआ क्वेश्चन।
पर एडवांस में आजकल ऐसे क्वेश्चंस ये वाले एक्सप्रेशन पे आना शुरू हुए। इसको एक बार मैं वो कर दूं, इतना चीज तो अब ये देखो क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग, क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन ये है बेसिकली, ये सब डेटा 300 केल्विन पे दिए हुए। एक चीज देखो, मुझे पहले एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये वाला जो है, ये क्या बोल रहा है भाई, जो रिएक्शन दी हुई है उसका डेल्टा एस नॉट रिएक्शन निकालो 300 केल्विन पे। तो किसी रिएक्शन का डेल्टा एस भी क्या होता है, टोटल एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमें यहां पे 300 केल्विन पे चाहिए, और 300 केल्विन पे हमें क्या दी हुई है, CH3OH की मोलर एंट्रोपी दी हुई है, हाइड्रोजन की मोलर एंट्रोपी दी हुई है, और CO की भी मोलर एंट्रोपी दी हुई है। तो इस डेटा से डेल्टा एस नॉट रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस नॉट रिएक्शन एट 300 केल्विन will be molar entropy, total entropy of the products minus total entropy reactant at 300 Kelvin. So that would be 1 into CH3OH की molar entropy 240 minus 1 into CO की molar entropy 198 जूल पर मोल पर केल्विन माइनस 2 into H2 की कितनी दी है 29, तो 240 माइनस 198 माइनस 58, तो ये कितना हो गया 198 प्लस 58 टू माइनस 256 यानी माइनस 16। तो पहला काम खत्म, ठीक है। फिर हमें निकालना क्या है, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन। तो डेल्टा एच नॉट कैसे निकलेगा, डेल्टा एच नॉट में भी सबके एच नॉट दिए हुए, इसका दिया हुआ है देखो सेकंड, पहले ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। हाँ, आपको और डेटा क्या दिए दिया ना, आपको सब प्रोडक्ट रिएक्टेंट के हीट ऑफ फॉर्मेशंस दिए हुए। आप बोल सकते हो हाइड्रोजन का नहीं दिया हुआ, तो वो 0 होता है, तो मालूम होता है वो चीज। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन अगर करें तो आपको बेसिकली
सेकेंड क्वेश्चन के लिए चीजें हो जाएंगी. डेल्टा एच नॉट रिएक्शन एट 300 केल्विन, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो CH3OH का 1 इंटू -201 -1 इंटू CO का -114, तो -201 प्लस 114 कितना आ जाता है? -87. ये हो गया, इसका भी काम तमाम. फिर ये बताओ, लेकिन वो जो मालूम है कि वो जो शुरुआत में इतना बड़ा दिया है उससे एग्जाम में डर लग जाता है. कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चन आसान है तो डेटा जितने आ जाते हैं कि उससे ऐसा लगेगा. IIT के प्रॉब्लम बहुत कुछ इसी तरीके के होते हैं. मतलब उसमें अगर तुम तरीके से देखोगे तो आई एम नॉट सेइंग ऑल 100% प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम 70% प्रॉब्लम अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो जैसा ध्यान से देखोगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं होता. लेकिन उसका फॉर्मुलेशन इस तरीके का होता है कि वही डरा देता है. और प्लस जो 2 साल में लोग डरा के रखते हैं. क्या चीज से करेंगे? हाँ, अब हम, क्योंकि हमें किरचॉफ इक्वेशन इसको नहीं बोलते, किरचॉफ तो डेल्टा एच वाली है. हाँ, मतलब वेरिएशन ऑफ डेल्टा एस रिएक्शन विद टेम्परेचर. ठीक है, नाम तो इसका कुछ होगा तो दिखूंगा मैं, पर अभी ऐसे. अच्छा, ये देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एस नॉट एट 300 केल्विन हम ऑलरेडी निकाल चुके. डेल्टा एस नॉट 320 पे चाहिए, तो हम अगर ये वाला यूज करें, इतने चीज को रब कर दूं, इसका आंसर जो पड़े तो ये वाली वैल्यू है मालूम है और ये वाली वैल्यू मालूम है. अब आपको चाहिए डेल्टा एस नॉट रिएक्शन एट 320 केल्विन will be delta S naught reaction at 300 Kelvin plus delta Cp reaction by T dt T1 से या 300 से 320, है ना ये चीज. डेल्टा Cp रिएक्शन क्या होगा? CH3OH का कितना दिया है? 44 माइनस CO का ये दिया डेटा, Cp वैल्यूज, CO का 29.4, हाइड्रोजन का 2 इंटू 29 कि पर मोल दिया हुआ है. 44 58 29.4 फिर 87.4 माइनस 43.4, पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा 16, तो इसका था ये निकाला थे हमने, माइनस 43.4 ln, क्योंकि dt बाई टी ln t हो जाएगा, तो ln 320 बाई ये कितना दिया है? 0.06. 16 माइनस 43.4 डेटा सब उसमें जूल में, ये किस में था? ओ नहीं, कौन सा? वो ये -16 था ना, -16. ठीक है, ये तो है. ये देखो, ये हमारा किस में था? किलो जूल
नहीं, ये भी जूल में ही था, तो -43.4 इंटू 0.06, तो ये कितना हो गया -16 2.604, दिखा दिया क्या, -16 था, दे दिया जाएगा जो भी होगा। एक तो मैंने यहाँ गलती की है, ये गलती किया ना यहाँ पे, ये 28.8 है, तुम लोग भी देखे नहीं, तो ये हो जाएगा 28.8, तो हो जाएगा 50, 57.6, 29.4, ये 87 हुआ, और ये हो गया -43 हुआ एक्चुअली, और -43 इंटू पॉइंट, ज्यादा फर्क नहीं आएगा से 18, 0.258, तो ये नन ऑफ दीज होगा, दिस विल बी -18.78 ऐसा कुछ आ रहा है, वहाँ गलती क्या है, 43 इंटू 6 कितना है, वहाँ कुछ गलती क्या है क्या, 43 इंटू 6, 6 से 18 आएगा 8, 26, 0.258 आता है, 0.258 हुआ, माइनस हो गया, तो -16 पॉइंट, तो ये लो आंसर 18.78 किस खुशी में दे रहे हैं, सॉल्व कैसे, यही क्या, -16 प्लस -43, इसमें मतलब जैसे एडवांस में वैसा और टाइप का ऑप्शन आता है जिसमें नन ऑफ दिस आता है, नन ऑफ दीज, ये इसमें आंसर वाला ठीक है, ये सही है, अगला करो, अगला क्या बोल रहे हैं, और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, -16.258,
ये कैसे निकलेगा? इसमें किरचॉफ डेल्टा एच नॉट 300 पे मालूम है, 320 पे निकाल लो। डी आया, सी आ रहा है, इसमें सी दिया है। देखो ये एलएन 320 की वैल्यू सही दी है क्या? देखते हैं, पहले नेचुरल लॉग की वैल्यू सही दी है। टू पॉइंट कौन सा चीज? ये आपका हो, ये पहले तो 2.58 होगा, 0.25, ये तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा, क्या कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया? 318, 324, 25, हाँ 2.5, तो ये हो गया माइनस, और नन ऑफ दीज हुआ, पर वैल्यू हो जाएगी -18.58 होगा, ठीक है, इस वाले का। और हाँ वो ठीक है। अब इसमें देखो, ये वाला चीज जो है डेल्टा एच नॉट at 320 Kelvin will be delta H naught reaction 300 Kelvin प्लस डेल्टा CP कितना आया था? -43, है ना? डेल्टा CP कितना आया था रिएक्शन? -43, और dt तो कांस्टेंट है, dt से T2 - T1 हो गया 20। सभी चीजें जूल में ही है, नहीं ये चीज किस में? तो ये अगर आंसर किलो जो तो बाई 1000 कर दो, ये जूल में, तो ये हो गया -87 पॉइंट, पहले कितना था? -87 ना, और ये हो गया कितना? -0.86, है ना, -87 पॉइंट, और फिर ये कर दो। आप डेल्टा एच नॉट निकाल चुके हो 320 पे, डेल्टा एस नॉट निकाल चुके हो 320 पे, तो डेल्टा जी नॉट निकाला सकता है। थ्री ट्वेंटी डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट कितना आया? अभी निकाला था
87.86 माइनस टी 320 हो गया। डेल्टा एस नॉट कितना आया था? डेल्टा एस नॉट आया था -18.58 जूल में आया था। तो बाई 1000 करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 87.86 माइनस 32 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 0.1858। मेरे ख्याल से 6 के आसपास आ जाएगा क्या? ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। देखो एक बार ये नहीं, गलती क्या है क्या? 32 इंटू 0.6 ही आ रहा है ना? गलती क्या हो गया? 6 4 5.94 आ रहा है। 56 तो ये कितना हो जाएगा? 87.86 5.9456 10 में से 81 पॉइंट कुछ, तो ये चीज तो ये आ गया है ना। एक लास्ट क्वेश्चन 15 करते हैं। ठीक है, समझ में आया वाला? किरचॉफ, इसमें किरचॉफ का यूज भी हो गया, वो वेरिएशन ऑफ डेल्टा एस विद टेम्परेचर भी हो गया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का यूज भी हो गया। हुआ? ठीक है ना? वो कर दो। ये अगला क्वेश्चन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर इक्विवेलेंट बताना है। जनरली पर इक्विवेलेंट डिफाइन करते हैं ना। आपका हीट लिबरेटेड दिया है, पर इक्विवेलेंट कितना होगा?
KOH का तो 1 होगा, 1/6 और H2SO4 का, ये तो वो है एसिड बेस रिएक्शन है, रिप्लेसेबल OH। N factor is in case of acid base reaction, N factor of acid is replaceable H, उसकी बेसिसिटी, और यहाँ पे उसकी एसिडिटी। रेडॉक्स में होता है वो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट। कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बाय मिक्सिंग। H2SO4 के कितने मिलीमोल है आपके पास? मिलीमोल ऑफ H2SO4 20, 200 into 0.1 20 मिलीमोल ऑफ KOH कितना है? 40। बात सही है, 200 into 0.2। तो अच्छा, मिली इक्विवेलेंट किसके कितने हुए? इसके मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे, फैक्टर इसका एन फैक्टर कितना होता है इसका? 2, तो मिलीमोल इंटू एन फैक्टर इज मिली इक्विवेलेंट, 20 इंटू 2 40, और इसके इतने ही मिली इक्विवेलेंट को एन फैक्टर 1 है। तो दोनों के 40 मिली इक्विवेलेंट है, यानी पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएंगे। अगर मिली इक्विवेलेंट अलग अलग आते तो क्या होता? जो लेसर मिली इक्विवेलेंट होता वो पूरा पूरा रिएक्ट करते, क्योंकि व्हेन अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इक्विवेलेंट शुड बी रिएक्टेड सेम, या मिली इक्विवेलेंट शुड बी सेम। यहां दोनों सेम ही है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपकी हीट लिबरेट हुई, ये किसके कारण हुई? बिकॉज ऑफ 40 मिली इक्विवेलेंट। ये किसके कारण लिबरेट हुई भाई? अल्टीमेटली ये रिएक्ट किए, ऐड क्यों होंगे? ऐड कहां किए? मिली इक्विवेलेंट 40 ही है। H2SO4 KOH, K2SO4 वाटर, तो इसके भी 40 मिली इक्विवेलेंट, इसके भी 40 मिली इक्विवेलेंट, पूरे पूरे रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये जो हीट लिबरेट हुई किसके कारण हुई? 40 के कारण। तो 1000 मिली इक्विवेलेंट कितने लिबरेट होगी? पर इक्विवेलेंट मतलब 1000, तो 40 मिली इक्विवेलेंट लिबरेट करते हैं 2.3, तो 1000 लिबरेट करेंगे 2.3 बाई 40 इंटू 1000, तो ये हो गया 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 57.5, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि लिबरेट हो रही है। तो इसका हीट ऑफ न्यूट्राइजेशन, जो कि होता भी है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, पर इक्विवेलेंट इन दिस केस इज माइनस किलोजूल पर इक्विवेलेंट। समझ में? पर इसी में अगर मान लो किसी के 100 होते, किसी के 200 होते, तो अब 100 के कारण मानते, क्योंकि वो जो चीज है बराबर रिएक्ट करना चाहिए। या आप सोचो सर, तो 40 के लिए मतलब 40 इक्विवेलेंट के लिए 2.3 मिली इक्विवेलेंट के लिए 2.3, तो फिर उसके बाद मतलब निकालना क्या है? जनरली हमको पर इक्विवेलेंट डिफाइन करते हैं ना, तो ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है,
तो 40 के लिए इतना लिबरेट हुआ। तो दोनों के अगर एक एक इक्विवेलेंट होते, मतलब एक इक्विवेलेंट रिएक्टर होता तो कितना, एक मतलब 1000 मिली इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट में तो 1000 मिली इक्विवेलेंट होता है। तो 40 के लिए इतना, तो अब ये हुआ। पर अगर जनरली जैसे पर मोल ऐसे डिफाइन करते हैं ना, तो यहाँ पे जनरली हीट ऑन पर इक्विवेलेंट डिफाइन करते हैं। तो पर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 40 के लिए इतना, तो 1000 के लिए इतना। अब एसिटिक एसिड, इथेनोइक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग अलग केवच से रिएक्ट कर रहे हैं। तो इथेनोइक एसिड का हीट ऑन इतना है, इसका इतना है, तो क्यों ये अलग है, क्या कारण है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रैशन पर इक्विवेलेंट फिक्स होता है। मैं बताया तुम्हें कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे HCl, NaOH, NaCl, वाटर, तो इसका जो हीट ऑफ न्यूट्रैशन, जैसे जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा, दैट इज डेल्टा एच न्यूट्रैशन, और जो कि क्योंकि इसका भी एक इक्विवेलेंट इसका भी एक, तो पर इक्विवेलेंट ही हो गया। तो देखो यहां पे क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको आयोनाइज करने में जो एनर्जी लगेगी, जैसे बॉन्ड रिएक्टेंट माइनस इसका आयोनाइजेशन माइनस इसका आयोनाइजेशन, इसका आयोनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को आयोनाइज करने के लिए एनर्जी प्रैक्टिकली देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही सफिशिएंट था उसको ब्रेक करने के लिए। तो इसका आयोनाइजेशन 0, इसका 0, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी 0, प्लस इसको तोड़ने के लगेगा 13.6 किलो कैलोरी या 57, जैसे ये जो वैल्यू दी है 57.3 किलो जूल। तो डेल्टा एच कितना हो जाए, 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस, तो ऐसा वैल्यू हो गया। अच्छा यही अगर HCl प्लस KOH होता, डजंट मैटर, वही आ जाएगा। मान लो आपके पास HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ रिएक्टेंट में बॉन्ड एनर्जी ऐसा, बॉन्ड एनर्जी ऐसा सोचो, बॉन्ड यहाँ तो आयोनाइज मतलब तो तोड़ना होता है ना, बॉन्ड एनर्जी ऐसा सोचो। तो यहां पे क्या होगा, इसके लिए 0, 2 इंटू 0 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए 2 इंटू, तो हीट लिबरेट हुई 2 इंटू 50। पर ये क्या हुआ, इसके 2 मोल के लिए, इसके 1 मोल के लिए, पर इक्विवेलेंट क्या क्या हुए, इसके भी 2, इसके 2 इक्विवेलेंट, इसके 2 इक्विवेलेंट, क्योंकि इसके एन फैक्टर 1 है, तो 2 मोल में 2 इक्विवेलेंट होंगे, उसका एन फैक्टर 2 है, तो 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट होंगे। तो यानी 2 इक्विवेलेंट के लिए कितना लिबरेट हो रहा है, 2 इंटू 57.3, तो एक के लिए वही चीज। लेकिन अगर आप जब ये लेते हो तो इसीलिए पहले वाले जैसे ये केस है हाइड्रोक्लोरिक और KOH, तब सिचुएशन ऐसी हो गई, ये वाली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो आपको डेल्टा एच न्यूट्रैशन दिया हुआ है पर इक्विवेलेंट, वो -57.3 हो गया, जो कि इसको तोड़ने में जो एनर्जी 57.3 लगती है। लेकिन जब आपने इथेनोइक एसिड लिया, तो इसको 0 लगा तोड़ने में, ये सॉल्युबल थोड़ा 0 लगा, इसको 57.3 ही लगा, लेकिन ये बीइंग अ वीक एसिड कुछ एनर्जी इसको आपको देनी पड़ेगी। तो आपका डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा पर इक्विवेलेंट यहाँ पे x -57.3,
ये एक्स कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू आपकी मैग्नीट्यूड वाइज 57 से कम हो जाएगी। इनफैक्ट इस डेटा की हेल्प से आप चाहे तो निकाल भी सकते हो ये कितना दिया है। तो आपका एक्स कितना हो गया, कितना एनर्जी आपको आयोनाइज करने के लिए देना पड़ा पर मोल, 57.3 1.5। जितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए वो ऐसे उतना वीकर होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को तो देना ही नहीं पड़ता। ये डी वाला क्वेश्चन तो इसी बात पे बेस्ड है। इस वाले केस में किलो कैलोरी दिया हुआ है, तो यूज -13, मतलब उस केस में 13.6 यूज कर लेना किलो कैलोरी में। ये वाला करो और ये वाला करो। जो पहला वाला था उसमें मतलब नेगेटिव क्यों लेना पड़ा? भी लिबरेट हो रही है, एक्सोथर्मिक है, अमाउंट उन्होंने बोल दिया इतना लिबरेट होता है, और फाइनल लिखते समय आप डेल्टा एच और लिख रहे हो, राइट इट विथ माइनस साइन। लैंग्वेज में लिख रहे हो तो चलेगा। अगर ये वाला डेटा नहीं दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वाटर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रखता है, तो उसको खुद भी ले सकते हो। किलो कैलोरी में 13.6 होता है, या 13.7 ले लेते कहीं कहीं, और जूल में उसी को जैसे यहाँ 57.3 दिया था। और कभी अगर वो डेटा दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इतना है, तो फिर वही यूज करो जो दिया है।
इससे क्या करोगे, पहले डेटा से एसिटिक एसिड का हीट ऑफ आयोनाइजेशन निकल जाएगा, दूसरे से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकल जाएगा, और जब इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस वो। वो भी एक तरीका हो सकता है कि दिया गया हेसेस लॉ की तरह। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है CS3, you want to find ये आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन है, इसका निकालो तो पर इक्विवेलेंट ही निकलेगा। गिवन आपको है CS3 ये एक दिया हुआ है, NH4OH प्लस HCl इसका दिया हुआ है, और ये आपको मालूम होता है भाई, ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है -55.8, ये आपको दी हुई है -50, नहीं क्या बोल रहा, माइनस ये आपको दिया हुआ है -50.6, ये दिया हुआ है -51.4, और ये होता है -57.3 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पर इक्विवेलेंट। वही डेटा यूज करो जो था आपको चाहिए। ये रिएक्शन तो कैसे मिलेगा, 1 + 2 -3 है ना, तो हो जाएगा -50.6 -51.4 प्लस 57. तो ये कितना हो गया, -102। तो आपका आ गया -44.7 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। उसका तो वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्राइड है, सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्राइड ही है। हाँ, हमने पढ़ा है ना, एसीटेट के सॉल्ट जितने भी होते हैं सॉल्युबल होते हैं, अमोनियम के सॉल्ट भी, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट है। अगर आपको अलग अलग इनकी वैल्यू चाहिए, इसके लिए कितना आयोनाइजेशन लगा, इसके लिए कितना आयोनाइजेशन, तो आप ये लगाओगे, तब आप ये कर सकते हो, इसको x लगा अगर, तो इस तरह आ जाएगा x + 0 -0 -57.3 इक्वल टू -50.6। इससे x की वैल्यू आ जाएगी 57.3,
6.7, ऐसे अमोनियम हाइड्रोजनेट हो जाएगा y प्लस 0 माइनस 0 माइनस 57.3 माइनस 51.4, तो y की वैल्यू जाएगी 57.3 5.9। आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हो कि इन दोनों को वैल्यू मिल गई ना, तो यहां पे 6.7 5.9 ये 0 और ये 57.3, तो 6.7 प्लस 5.9 माइनस 57.3 फिर से वही आएगा माइनस 44.7। एक तरीका ये भी हो सकता है। आसान है, डी करो। हाँ ये क्वेश्चन किया हमने, इसमें तो जो अभी जैसे ये कर रहे हैं डेटा एक्स वाई जेड डब्ल्यू निकाल लो सबके, जैसे अभी के पास वहां पे किलो कैलोरी में है, इसलिए वहां पे जो वाटर का है उसे 13.6 ले लो या 13.7 ले लो, तो उसके सबके निकालो। जैसे आपके पास ये एक का बताता हूं, CS3COOH प्लस तो कोई भी एक बेस ले लो, NaOH लेते हैं, तो CS3COONA प्लस वाटर, तो मान लो इसके लिए x लगा, ये 0 ये 0 ये 50 ये 13.7 किलो कैलोरी में, और इसकी रिएक्शन की वैल्यू क्या दी है, जो भी दी है, जैसे पहले वाले केस में क्या दिया है माइनस 13.2, तो x माइनस 13.7, तो x इक्वल टू हो गया 13.7 माइनस 13.2, तो इसमें x 0.5 लगा। ऐसे ही बाकी जिसमें जितना ज्यादा लिबरेट होगा उतना उसको कम यूज किया होगा पॉजिटिव वैल्यू, और जितना कम लिबरेट होगा, जैसे यहां पे क्या हुआ, सबसे ज्यादा लिबरेट तो इसमें हुआ, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है सेकंड वाली। सबसे कम किसमें लिबरेट हुआ, तो सबसे वीक एसिड ही है, क्योंकि इसका जो वैल्यू निकालोगे एक्स वो सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड को तोड़ने के लिए तो एनर्जी ही नहीं चाहिए, तो जितना एनर्जी उसको आयोनाइज करने के लिए कम चाहिए उतना वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। समझे? तो इस तरह से सबकी वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, और सीधा मतलब जिसमें ज्यादा लिबरेट हुआ वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, जिसमें सबसे कम लिबरेट हुआ वो वीकर एसिड। तो ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे कम लिबरेट हुआ किसमें, थर्ड वाले में नहीं, हाँ, तो HCN
is a weaker acid than H2S, then acetic acid, then HC double OH. ये order हो जाता। तो ये आपका ठीक है। अच्छा इंक्रीजिंग बोला किसमें बोला? तो सही तो है, ये तो है, इंक्रीजिंग ही तो होगा, इंक्रीजिंग ही तो है ये। सबसे वीक HCN, सबसे स्ट्रॉन्ग। अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तो सिखाना, ठीक है। हाँ देख लो, वही क्वेश्चन ये है बेसिकली चीज तो।